सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि मनी क्या होती है, और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कोई भी ऐसी चीज जिसे लॉफुली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है उसे कहा जाता है मनी। एनीथिंग दैट इज लॉफुली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स हैं। 500 रुपए का नोट है या 10 रुपए का कॉइन है, आप उसको मार्केट लेके जाओ और उतनी वैल्यू का कोई भी सामान आप मार्केट से खरीद सकते हो। क्यों खरीद सकते हो? बिकॉज इट इज लॉफुली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसी को कहा जाता है मनी। ये जो पेपर नोट्स होते हैं, ये जो कॉइन्स होते हैं, इनको फिएट मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिएट मनी। और फिएट मनी क्या होती है? द गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी। फिएट मनी क्या होती है? द गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। ऐसी करेंसी जिसे गवर्नमेंट इश्यू करती है, जिसे गवर्नमेंट बैक करती है, उसी को कहा जाता है फिएट मनी। और ये जो फिएट मनी होती है, इसकी अपनी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसकी अपनी कोई भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती है, बट क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक करती है तो इसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए का नोट है, अब क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है तो इसकी फेस वैल्यू है 2000। आप मार्केट जाओ और 2000 वैल्यू का कोई भी सामान इस नोट से खरीद सकते हो आप। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको बैक ना करे तो इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी अपनी कोई इंटरनल वैल्यू नहीं है, फिर तो सिंपली एक कागज का टुकड़ा ही है। इसकी अपनी कोई इंटरनल वैल्यू नहीं होती है, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। या फिर कॉइन्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जैसे 10 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है, उस मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू बेहद कम होगी। 1 रुपए का मेटल लगा होगा या 80 पैसे का मेटल लगा होगा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू हो जाती है। बहुत सिंपल, मनी क्या होती है? एनीथिंग दैट इज लॉफुली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स। ये जो पेपर नोट्स होते हैं, ये जो कॉइन्स होते हैं, इन्हीं को फिएट मनी भी बुलाया जाता है। फिएट मनी का मतलब द गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी। फिएट मनी का मतलब द गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। और ये जो फिएट मनी होती है, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसकी अपनी कोई इंटरनल वैल्यू नहीं होती है, बट क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक करती है तो इसकी फेस वैल्यू होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, और मनी के कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे मनी इज यूज्ड एज मेजर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार के पास में गए और बोले कि पेन कितने का है, वो बोलेगा 10 रुपए का या 20 रुपए का है, मेजर ऑफ वैल्यू। आप दुकानदार के पास में गए और बोले कि खिलौना कितने का है, वो बोलेगा 200 रुपए का है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी को मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 20 रुपए का पेन है, 20 रुपए आप दो, पेन आपको मिल जाएगा। या 200 रुपए का खिलौना है, दुकानदार को 200 रुपए दो, खिलौना आपको मिल जाएगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी मनी को यूज किया जाता है। मनी का एक फंक्शन ये भी है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आज की डेट में 1 लाख रुपए है, आप इस 1 लाख रुपए को स्टोर करना चाहते हो। आपने क्या किया? 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया। अब ये जो गोल्ड है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर मनी आपने यूज की। कल को आप इस गोल्ड को बेचोगे तो उस टाइम पे जो भी प्राइसेस होंगी, उन प्राइसेस के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो एक फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई खिलौना है, मैंने वो किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर दिया और वो जो दूसरा इंसान है इस खिलौने को बेच दे तो उसको उतना पैसा मिल जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी मनी को यूज किया जाता है। डिफर्ड पेमेंट्स, जैसे ईएमआई वगैरह चलती है, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 2 महीने बाद मैं आपको इतना पैसा पे कर दूंगा, फिलहाल आप मुझे ये चीज दे दो। ये क्या है? ये डिफर्ड पेमेंट्स हैं। तो मनी के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, डिफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बट ये सिंपल सिंपल सी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे यही सिंपल सिंपल चीजें इस चैप्टर का बेस बनाएंगी। तो इनको इग्नोर नहीं करना, ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। सिंपल चीजें। मनी क्या होती है? एनीथिंग दैट इज लॉफुली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। जैसे पेपर नोट्स हैं, जैसे कॉइन्स हैं,
ये जो पेपर नोट्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं, इन्हीं को फिएट मनी भी बुलाया जाता है। फिएट मनी क्या होती है? द गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी, द गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। ये जो फिएट मनी होती है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है या ना के बराबर इंटरनल वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक करती है तो इसकी फेस वैल्यू होती है। फिर हमने बात की मनी के फंक्शंस के बारे में। क्या क्या फंक्शंस हैं? मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट्स। फिर सवाल आता है कि मनी के टाइप्स कितने हैं, और कई सारे टाइप्स हैं। एक होती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू द फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में गोल्ड कॉइन्स चला करते थे। ये जो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनकी इंटरनल वैल्यू यूज टू बी इक्वल टू दी फेस वैल्यू। भाई इंटरनल वैल्यू भी है और फेस वैल्यू भी उतनी है, तो ऐसी मनी को बुलाया जाता है फुल बॉडीड मनी। वो मनी जैसे पुराने जमाने की गोल्ड कॉइन्स, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। दूसरी होती है टोकन मनी या फिर क्रेडिट मनी या फिर पेपर मनी। टोकन मनी या क्रेडिट मनी या पेपर मनी, ऐसी मनी जहां पे फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये 2000 रुपए का नोट, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसी मनी जहां पे फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नोन एज टोकन मनी, या इट इज नोन एज क्रेडिट मनी, या इट इज नोन एज पेपर मनी। और तीसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ये जो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है, ये एक तरीके की टोकन मनी है, लेकिन ये ऐसी टोकन मनी है जिसको बैक किया जाता है बाय इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। फॉर एग्जाम्पल, सरकार बोले कि हम 500 रुपए के नोट्स को प्रिंट करेंगे, लेकिन जब भी एक 500 रुपए का नोट प्रिंट किया जाएगा तो उतनी ही वैल्यू का गोल्ड उसको बैक करने के लिए सरकार रखेगी, स्टोर करेगी। तो अगर अलग से देखें तो ये जो 500 रुपए का नोट है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि जब भी हम 500 रुपए का नोट प्रिंट करेंगे उतनी ही वैल्यू का गोल्ड हम स्टोर करके रखेंगे इसको बैक करने के लिए। ऐसी मनी को बुलाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इट इज अ टाइप ऑफ टोकन मनी बैक्ड बाय इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। बुलियन मतलब गोल्ड या फिर सिल्वर, तो इक्वल वैल्यू का जो गोल्ड है, सिल्वर है, उससे इस टोकन मनी को बैक किया जाता है। टाइप्स ऑफ मनी एक बार फिर से सुन लेते हैं। पहला फुल बॉडीड मनी, सिंपल तौर पे गोल्ड कॉइन्स, जब इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू तो उसको बुलाया जाता है फुल बॉडीड मनी। दूसरा टोकन मनी या क्रेडिट मनी या पेपर मनी, जब फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज नोन एज टोकन मनी, क्रेडिट मनी या पेपर मनी। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ऐसी टोकन मनी जिसको बैक किया जा रहा है बाय इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। फिर इसके बाद बात आती है कि मनी सप्लाई क्या होती है। बहुत सिंपल, पब्लिक के हाथ में जो पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के हाथ में जितना पैसा होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। द टोटल मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। अच्छा, हमने दो वेरिएबल्स पढ़े थे, एक फ्लो एक स्टॉक। अब ये मनी सप्लाई जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। भाई एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, कितना मनी सर्कुलेशन में है, उसी को अपन बोल देते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। दो चीजें, मनी सप्लाई क्या होती है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। और ये मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो पैसा जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है या वो पैसा जो कि बैंकिंग सिस्टम के पास में होता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट्स को निकाल दो। डिमांड डिपॉजिट्स जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, ऑन डिमांड इस पैसे को आप निकाल सकते हो। आप एटीएम लेके चले जाओ, आप चेक लेके चले जाओ, आप पर्ची भर दो, जब आप डिमांड करोगे तब बैंक आपको ये पैसा दे देगा। तो
तो डिमांड डिपॉजिट वाले पैसे को छोड़ के बैंकिंग सिस्टम में जो भी पैसा है और गवर्नमेंट के हाथ में जो भी पैसा है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? बिकॉज गवर्नमेंट या ये जो बैंकिंग सिस्टम है दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, और खुद प्रोड्यूसर हैं, तो उनके हाथ में जो पैसा है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, आगे जाके काम आएगी कि गवर्नमेंट के हाथ में और डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा बैंकिंग सिस्टम के पास में जो भी पैसा होता है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन आगे जाके यही सिंपल चीजें काम आएंगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। ये मेरे को रट गया है, आपको भी आदत पड़ जानी चाहिए। दबा दिया करो लाइक का बटन, तो उसमें कुछ जाता नहीं है। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक बार फिर से देख लें क्या मनी क्या होती है। बहुत सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉफुली एक्सेप्ट किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसे कहा जाता है मनी। फॉर एग्जांपल पेपर नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन्स हैं। ये जो पेपर नोट्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं, इन्हीं को फिएट मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी क्या होती है? गवर्नमेंट इश्यूड या गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। ये जो फिएट मनी होती है इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, या ना के बराबर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट क्योंकि गवर्नमेंट इसको बैक करती है तो इसकी फेस वैल्यू होती है। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया जाता है, डिफर्ड पेमेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। एक होती है फुल बॉडीड मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। दूसरी होती है टोकन मनी या पेपर मनी या क्रेडिट मनी, व्हेन फेस वैल्यू इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। और तीसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ऐसी टोकन मनी जिसको बैक किया जाता है बाय इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। फिर हमने बात की मनी सप्लाई के बारे में। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, कितना पैसा सर्कुलेशन में, उसको बोल देते हैं मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में जो भी पैसा होता है और बैंकिंग सिस्टम में जो भी पैसा होता है एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है कि मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे आरबीआई, वो गवर्नमेंट एसेट्स को और सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदने या बेचने की वजह से जो मनी सप्लाई में चेंज आता है वो चेंज अपने को देखने को मिलता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लेते हैं 100 करोड़ की, मतलब बैंक ये कह रहा है कि ये 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सिंपल तौर पे बोलें तो एक तरीके का पेपर है जिस पे लिखा हुआ है कि आज आप हमें 100 करोड़ रुपए दो, 100 करोड़ रुपए में ये पन्ना हम आपको पकड़ा देंगे, और इस पन्ने पे लिखा हुआ है कि जब 1 साल पूरा हो जाएगा या 2 साल पूरा हो जाएगा तो सरकार मान लेते हैं आपको 110 करोड़ रुपए वापस देगी। जो भी इंसान इस पन्ने को हमारे सामने प्रोड्यूस करेगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी मैच्योरिटी है, तो इस पन्ने के बदले में सरकार आपको 110 करोड़ रुपए देगी। इसको बोल देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिंपल लैंग्वेज में। अब जब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की वजह से मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, या ये कहें कि कैसे मनी सप्लाई को डिटरमाइन कर रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये सभी बैंक्स को बोलता है कि आपके पास में जो भी डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आप लोन के तौर पे नहीं दोगे, उसे आप रख के रखोगे, उसे आप मेरे को जमा करा दो। तो ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आरबीआई ने बोला कि 10% जो भी पैसा आपके यहाँ पे डिपॉजिट होके आ रहा है उसमें से 10% रुपए को आप मेरे को डिपॉजिट करा दोगे, उसे आप लोन पर नहीं दे सकते हो। अब मान लेते हैं किसी बैंक के पास में 100 रुपए आया डिपॉजिट के तौर पर, तो 10 रुपए इसमें से इस बैंक को डिपॉजिट कराने पड़ेंगे आरबीआई के पास में रिजर्व रिक्वायरमेंट के तहत। बचेंगे कितने? 90 रुपए। ये 90 रुपए जो है इसको लोन पे दिया जा सकता है। अब कल को आरबीआई बोल दे कि आपको 60% रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा। सेम एग्जांपल, बैंक के पास में 100 रुपए आए, अब लेकिन सिचुएशन क्या है कि 60 रुपए बैंक को आरबीआई के पास में रखने पड़ेंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट के तहत, सीआरआर के तहत। बचेंगे सिर्फ कितने? 40 रुपए लोन के तौर पे देने के लिए।
अब सिर्फ 40 रुपए बचेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? बट ऑब्वियसली बात है, कम हो जाएगी। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक आइडिया ले लो कि मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं। एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तीसरा ट्रेड साइकिल। बट ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आता होगा कि जब बूम का पीरियड होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जब रिसेशन का पीरियड होता है तो मनी सप्लाई गिर जाती है। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन लैंडिंग प्रैक्टिसेस। कमर्शियल बैंक्स का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कमर्शियल बैंक्स कितना लैंड कर रहे हैं, किस तरीके से लैंड कर रहे हैं, लोन पे कितना पैसा दे रहे हैं, वो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करेगा ही। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है। पब्लिक प्रेफरेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों के हाथ में जो पैसा है, लोग उसको रिटेन करना चाहते हैं, लोग उससे सोना या फिर सिल्वर या डायमंड खरीदना चाहते हैं, या उस पैसे को बैंक में जमा कराना चाहते हैं। बैंक में अगर जमा कराना चाहेंगे तो बैंक के हाथ में पैसा आएगा, बैंक उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा लोन के तौर पे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर लोग बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं या किसी भी रीजन की वजह से बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, उस पैसे से गोल्ड खरीद रहे हैं या उस पैसे से डायमंड खरीद रहे हैं या उस पैसे को छुपा के रख रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो पब्लिक प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो मनी सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट पब्लिक प्रेफरेंस भी है। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सरकार और बैंकिंग सिस्टम लॉन्च करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं डिजिटल करेंसी है, ये जो डिजिटल करेंसी है ये भी तो डिटरमाइन कर सकती है, अगर कभी लीगली इसको अलाउ कर दिया गया जैसे बिटकॉइन को, तो ये भी तो डिटरमाइन करेगी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अब ये तो सिंपल एग्जांपल है, बिटकॉइन अपन ने बोल दिया जो कि हमारे यहाँ पे लीगल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम लेकर आ गई सरकार कि जिस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, कभी ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग कम लोन लेंगे। तो ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वजह से भी मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। मनी वेलोसिटी, मनी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स इन इकोनॉमी। ये जो मनी वेलोसिटी है ये भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि जो मनी वेलोसिटी होती है, द रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स इन इकोनॉमी, ये भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। और फाइनली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है या कम खर्चा कर रही है, सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है या कम टैक्स लगा रही है, वो भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है ओपन मार्केट में, वो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जैसे सीआरआर वगैरह, कितना पैसा रिजर्व के तौर पर रखना है बैंक्स को आरबीआई के पास में, वो भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। ट्रेड साइकिल, जब बूम होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जब रिसेशन होता है तो मनी सप्लाई में गिरावट देखने को मिलती है। कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से लैंड कर रहे हैं पैसे को, वो भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। पब्लिक की प्रेफरेंस क्या है, पब्लिक पैसे को अपने पास छुपा के रखना चाहती है, गोल्ड वगैरह के फॉर्म में रखना चाहती है, या बैंक्स में डिपॉजिट करना चाहती है, वो भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मनी वेलोसिटी और गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रही है, ये सब मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर सवाल आता है कि मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या है। सोर्सेस क्या है? एक तो सेंट्रल बैंक इज द सोर्स। भाई सेंट्रल बैंक आरबीआई है, अब वो आरबीआई नए करेंसी नोट्स को इशू करता है, प्रिंट भी कर देता है पैसा, कॉइन्स को भी इशू करता है, तो आरबीआई तो प्राइमरी है। आरबीआई इज द सोर्स जहां से मनी सप्लाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। एक तरीका तो क्या है कि आरबीआई जो है वो पैसे की प्रिंटिंग को, नोट्स की प्रिंटिंग को ज्यादा कर दे, कम कर दे, तो मनी सप्लाई का एक सोर्स क्या हो गया? आरबीआई। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, अपन पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे सीआरआर है, जैसे एसएलआर है, ये जो इंटरेस्ट रेट को इंपैक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे मॉरल सुएशन वगैरह है, इन चीजों को यूज करके, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को इंपैक्ट कर सकता है। और दूसरा, कमर्शियल बैंक सोर्सेस, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये किस तरीके से पैसे को लैंड कर रहे हैं, लोन किस तरीके से दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो भी मनी सप्लाई का एक सोर्स है। देखो, इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से अपन समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि पूरे इकोनॉमी में सिर्फ 100 का नोट प्रिंट किया गया,
ये 100 का नोट जो है वो मान लेते हैं किसी ए इंसान के पास में चला गया। ये जो ए इंसान है इसने बोला मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, और इस ए इंसान ने एसबीआई में जाके इस 100 रुपए के नोट को जमा करा दिया। अब मान लेते हैं कि आरबीआई ने बैंक्स को बोला हुआ है कि 10% आपको रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा, कि भाई 10% जो भी आपके पास में डिपॉजिट आ रहा है उसको आपको रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा और बाकी पैसे को आप लोन के तौर पे दे सकते हो। तो एसबीआई क्या करेगा कि 10 रुपए तो रख देगा अलग से, जो बचे हुए 90 रुपए हैं उन 90 रुपए को एसबीआई लोन के तौर पे दे सकता है। अब मान लेते हैं कोई दूसरा इंसान है, दूसरा इंसान एसबीआई के पास में आया लोन लेने के लिए। एसबीआई ने लोन के तौर पे कितने दे दिए? 90 रुपए दे दिए। ये जो दूसरा इंसान था, बी इंसान था, इसने इन 90 रुपए को मान लेते हैं हाइपोथेटिकली एचडीएफसी में जमा करा दिया। एचडीएफसी में जमा करा दिए 90 रुपए। अब देखो पब्लिक के हाथ में कोई भी पैसा नहीं है। ए ने अपने पूरे 100 रुपए डिपॉजिट करा दिए थे एसबीआई को, और बी ने अपने सारे 90 रुपए डिपॉजिट करा दिए एचडीएफसी को। पब्लिक के हाथ में कोई भी पैसा नहीं है, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से चीजों को समझने के लिए। लेकिन इधर अगर देखोगे तो एसबीआई के पास में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। भाई 90 रुपए उसने लोन के तौर पे दे दिए और 10 रुपए उसने अलग से रखे हुए हैं। एचडीएफसी के पास में कितने रुपए हैं? 90 रुपए हैं। अब देखो एक्चुअली पूरे इकोनॉमी में सिर्फ एक 100 रुपए का नोट था, लेकिन एक्सचेंज ऑफ हैंड्स की वजह से ये जो लोन दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, इसकी वजह से हमारे एग्जाम्पल में ही मनी सप्लाई कितनी हो गई? 190 रुपए की मनी सप्लाई हो गई। एक्चुअल में अगर देखोगे तो सिर्फ एक 100 रुपए का नोट प्रिंट हुआ, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है तो उसकी वजह से मनी सप्लाई कितनी हो गई? 190 रुपए हो गई। तो ये जो बैंक्स पैसा लोन पे देते हैं, ये जो लोन पे दिया गया पैसा है, ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। इसको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल सोर्सेस के हिसाब से बेसिक आइडिया शायद आपको समझ में आया होगा। और दूसरा, बैंक्स को आरबीआई बोलता है कि रिजर्व्स को मेंटेन करो। ये जो रिजर्व्स हैं ये भी मनी सप्लाई का एक सोर्स है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। हाँ, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ी देर सब्र करो। 2-3 लेक्चर्स के बाद एक सेशन आएगा, उस सेशन में पूरा डिटेल में बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से बैंक जो पैसा लैंड करते हैं उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी सिंपल है, आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक टर्म हमने पढ़ा था कि जो मनी वेलोसिटी होती है, ये मनी वेलोसिटी भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। ये वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन होती क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि ऑन एन एवरेज कितनी बार पैसे ने हैंड्स को चेंज किया। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए एसबीआई को दिए, एसबीआई ने बी इंसान को दिए, बी इंसान ने सी इंसान को दिए, सी इंसान ने उसको मान लेते हैं पीएनबी में जमा करा दिया, पीएनबी ने उस 100 रुपए को मान लेते हैं दे दिया किसी डी इंसान को, डी इंसान ने फिर उसको ई इंसान को दिया। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ये जो 100 रुपए का नोट है, इसने कितने हाथ बदले, कितने लोगों तक ये 100 रुपया घूमा, इसी को बोल देते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। अच्छा, ये जो मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मनी सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। देखो, एक तो होता है इनकम अलोकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर गरीब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है तो गरीब लोग बेचारे, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं होती हैं, तो वो तो एकदम से पैसे को खर्च कर देंगे। मतलब अगर गरीब लोगों के हाथ में पैसा बहुत फ्रिक्वेंटली जा रहा है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वो जल्दी जल्दी उस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन जो अमीर आदमी है, जिसके पास में 10-15 करोड़ रुपए हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा अपने पैसे का खर्च करेगा अपने कामकाज को चलाने के लिए। बाकी उसका जो पैसा होगा वो या तो स्टैटिक होगा या किसी चीज में लगा होगा, उतना जल्दी वो हैंड्स को चेंज नहीं कर रहा होगा। तो जब लोअर तबके, या ये कहें कि जब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथ में ज्यादा पैसा जाता है तो पैसा जल्दी जल्दी हैंड्स एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा, ये अपने को समझ में आता ही है कि जब इकोनॉमिक बूम होता है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ईएमआई का यूजेस बढ़ता जा रहा है, ईएमआई का यूजेस बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से मनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जैसे मेरे पास में 10,000 रुपए हैं और मैंने फोन खरीद लिया, मान लेते हैं 15,000 रुपए का, लेकिन ईएमआई पे खरीद लिया, तो अब मेरे को हर महीने 2,000 रुपए देना है। एक कंडीशन क्या थी कि मैं पूरे 10,000 रुपए देता और एक नया फोन खरीद लेता, एक बार हैंड एक्सचेंज होता, पैसा खत्म।
लेकिन अब ईएमआई मेरे को मिल गई, तो ईएमआई के थ्रू क्या हुआ कि हर महीने में 2,000 रुपए दूंगा। जैसे इस महीने 10,000 में से मैंने 2,000 रुपए दे दिए, 8,000 रुपए अभी मेरे पास और बचे हैं और चीज़ों में खर्च करने के लिए, मतलब और ज़्यादा हैंड्स को एक्सचेंज किया जाएगा। अगले महीने फिर मेरे पास 10,000 रुपए आएंगे, उसमें से मैं 2,000 दे दूंगा ईएमआई के तौर पे, लेकिन अभी भी मेरे पास 8,000 रुपए बचे हैं जिनको मैं और चीज़ों में खर्च करूंगा और ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज होंगे। अगर ऐसा होता कि ईएमआई नहीं होती तो एक ही बार में मेरे पास में जो 10,000 थे या 15,000 थे वो मैं पे कर देता और मेरे पास में कोई पैसा नहीं होता, मेरे पास में फ़ोन आ जाता और वो जो 15,000 रुपए है वो जिस इंसान के पास में गया वो उस इंसान के पास में रुक जाता, या वो खर्च करता है नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन मेरे हाथ से एक ही बार एक्सचेंज हुआ पैसा। तो ईएमआई की वजह से भी क्या हुआ है, मनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। फिर इसके बाद मिनिमम फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब मिनिमल फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो जाती है? मान लेते हैं कि लोग किसी भी रीजन की वजह से बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, या लोग क्या कर रहे हैं? पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड वगैरह खरीदने में। अब किसी ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, वो जो प्रॉपर्टी खरीदी वो पैसा रुक गया वहीं के वहीं, क्योंकि रियल एस्टेट है, अब उससे तो कोई एक्सचेंज ऑफ हैंड होना नहीं है। या जो आपने गोल्ड खरीदा, अब वो पैसा रुक गया वहीं के वहीं, आगे उस पैसे का क्या होना है वो बात की बात है, लेकिन आपके यहाँ पे वो पैसा रुक गया। आपने गोल्ड खरीद लिया और उस गोल्ड को आपने पटक लिया अपने घर में, अब कोई एक्सचेंज ऑफ हैंड्स नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर लोग बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक के पास में ज़्यादा पैसा आएगा। बैंक के पास में ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक ज़्यादा लोन देगा, और बैंक जब ज़्यादा लोन देगा तो मनी की जो वेलोसिटी है, सर्कुलेशन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, तो जब मिनिमल फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है तो मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी में डिक्रीज देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जैसे जैसे नेशन डेवलप होता है वैसे वैसे मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे जैसे नेशन डेवलप होगा, लोग लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ के अलावा जो इधर उधर की चीज़ें उन पर भी लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे नेशन डेवलप होता है वैसे वैसे मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। देखो, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक पीरियड में मनी ने कितने हैंड्स को एक्सचेंज किया ऑन एन एवरेज, उसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। और ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? आपका इनकम का अलोकेशन कैसे है। अगर गरीब तबके के हाथ में पैसा जा रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो गरीब इंसान तो उसको बहुत फ्रिक्वेंटली खर्च भी करेगा, और जब ज़्यादा खर्च करेगा तो फ्रिक्वेंटली हैंड्स एक्सचेंज होंगे। फ्रिक्वेंटली हैंड्स एक्सचेंज होंगे तो मनी सर्कुलेशन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। दूसरा, बूम अगर है इकोनॉमी में, बूम अगर है तो वेलोसिटी बट ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। ईएमआई का यूजेस अगर आपके इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, विच मीन्स कि आपकी जो मनी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज ईएमआई के आने की वजह से जो स्पेयर मनी है, जो पैसा बच जाता है इंसान के हाथ में, उस पैसे को इंसान और ज़्यादा खर्च करता है और जगहों पे खर्च करता है, तो ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। फिर मिनिमल फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है तो मनी वेलोसिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है, बैंक्स का नेटवर्क अच्छा है, लोग बैंक्स में ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज होगी। और फाइनली डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जैसे जैसे नेशन डेवलप होता है वैसे वैसे लोग ज़्यादा चीज़ों पर खर्चा करते हैं, और जब लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज ये जो टॉपिक है ये 2016-17 में बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक था, बिकॉज उस टाइम पे बिटकॉइन वगैरह उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे थे, तो उस टाइम पे ये टॉपिक बड़ा हाईलाइट हुआ था। आज भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, तो आपको इसके बारे में एडवांटेजेस, इसके बारे में डिसएडवांटेजेस, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें बेसिक तौर पे इंपॉर्टेंट हैं उनको आज अपन पढ़ लेते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? इट इज़ बेसिकली डिजिटल मनी ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल मनी है जिसको इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसमें इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड। देखो, आमतौर पर जो भी मनी है, जो भी पैसा है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई जो है वो पैसे को प्रिंट करता है, वो नोट्स को प्रिंट करता है, उसके पास में पूरा डेटा होता है।
तो सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज को माइन किया जाता है, कोई भी माइन कर सकता है। जिसके पास में एडिक्वेट सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कोई भी माइन कर सकता है और जो भी क्रिप्टो करेंसी होगी उसका डेटा सभी के पास में अवेलेबल होता है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो कौन सी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में अलग से एक सेशन है, लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो डेटा होता है। डेटा मतलब जैसे आमतौर पे अपन क्या करते हैं, मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए तो मैं एक पूरा अपना बही खाता तैयार करूंगा, लिखूंगा कि ए आदमी को मैंने 1 लाख रुपए इस तारीख को दिए और इतना इंटरेस्ट रेट पे दिए। वैसे ही जब आप कोई बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हो और उसको ट्रांसफर करते हो तो उसका डेटा इस ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। फिर डेटा के साथ साथ एक चीज होती है हैश। हैश बेसिकली क्या है? जब आप लिखते हो अपना आमतौर पे तो आप लिखते हो ना कि ये 1 नंबर की एंट्री है, ये 2 नंबर की एंट्री है, ये 3 नंबर की एंट्री है, मतलब एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप देते हो। वैसे ही ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक में एक हैश होता है जो कि यूनिक होता है उस ब्लॉक के लिए। जब अगला वाला ब्लॉक आएगा तो इस अगले वाले ब्लॉक में इस ब्लॉक का डेटा होगा, ये जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश नंबर है वो हैश नंबर होगा और जो नया ट्रांसफर आप करोगे उसका एक अलग से हैश नंबर होगा। अब ये क्या है? ये जो हैश नंबर्स हैं ये पूरा चेन में चल रहे हैं। तो अगर आपको जानना है कि भाई ये पैसा कहां से कैसे ओरिजिनेट हो रहा है तो आप पूरा पीछे चलते चले जाओ, पीछे चलते चले जाओ, एक हैश को दूसरे हैश से कनेक्ट करते चले जाओ, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और अगर किसी ने बीच में इस हैश नंबर को चेंज कर दिया तो अगले वाले ब्लॉक में वो हैश नंबर मैच नहीं होगा, और अगर मैच नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ घपला किया गया है। ये बहुत सिंपल तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की है। इतना सिंपल है नहीं। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरी जानकारी से पढ़ना है तो अलग से कोई सेशन देखना, या अपन किसी सेशन में बातचीत कर लेंगे अलग से और वहां पर डिटेल में बातचीत कर लेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके बेहद अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं, यूज किए जा रहे हैं, आज के डेट में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ा ट्राई भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें। एक तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? डिजिटल मनी जिसको ट्रांसफर किया जाता है ओवर द इंटरनेट। इट इज बेस्ड ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इसकी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जनरेट करने की कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, लेकिन एक बार जनरेट हो गया तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बेहद लो है, उसमें ना के बराबर कॉस्ट है। दूसरा, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव कर सकती है, बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई भी इसको माइन कर सकता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये इंप्रूव कर सकती है, फाइनेंशियल सेफ्टी को इंक्रीज कर सकती है। कैसे? जैसे अपन बात कर रहे थे कि हैश नंबर होता है, अगर बीच में कोई भी घपला करेगा और हैश नंबर को चेंज करेगा तो अपन ट्रैक कर सकते हैं कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो फाइनेंशियल सेफ्टी को भी इंक्रीज कर सकती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन द सेंस लॉन्गर रन में अगर हम इंप्रूव करें चीज़ों को, अगर हम ढंग से इसके ऊपर काम करें, अगर प्रॉपर कानून लेकर आए तो ये एडवांटेजेस हो सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, इस क्रिप्टो करेंसी के। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, कोई भी इसको माइन कर सकता है, इसको बैक करने के लिए कोई भी फिजिकल एसेट नहीं है, और अगर कोई भी फिजिकल एसेट नहीं होगी तो खूब सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। आप देखते ही हो ना, बिटकॉइन कभी $90 का था तो कभी $1000 का हो गया, कभी उससे बढ़ गया, तो मतलब बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। जब कोई पैसा फिजिकल एसेट से बैक्ड होता है तो कम से कम इतना होता है कि अगर आप अगला 500 रुपए का नोट प्रिंट करोगे तो उतना ही गोल्ड आपको बैक करने के लिए रखना पड़ेगा। मतलब अगर गोल्ड खत्म हो जाएगा तो आप नोट भी प्रिंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल एसेट नहीं है जो कि इसको बैक कर रही है, तो लोग जितना चाहें उतना माइन कर सकते हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि अक्सर अपन देखते हैं बिटकॉइन वगैरह या क्रिप्टो करेंसीज के सिनेरियो में। दूसरा, दे आर स्टिल प्रोन टू हैकिंग भाई ओवर द इंटरनेट सिस्टम है, कोई काबिल आदमी आ जाए हैक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट कैन बी यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। अब अपने को सोर्स नहीं पता है कि इसने कहां पे जनरेट किया है, कैसे जनरेट किया है, अपने को सोर्स नहीं पता है, तो ये जो बिटकॉइन है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है
और कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड किया जा सकता है, कोई स्मगलिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड किया जा सकता है। तो ये जो पैसा है इसको इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा सकता है। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल ऑफ देयर प्राइजेस, क्योंकि कोई फिजिकल एसेट्स इनको बैक नहीं कर रही है, कोई भी इनको माइन कर सकता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है। इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है, बिकॉज इसको जनरेट करने में बड़ा ही टाइम लगता है। जैसे आमतौर पर अपने पास में जो लैपटॉप होते हैं उसको अगर अपन यूज़ करें और मान लेते हैं बिटकॉइन को माइन करें, 2400 घंटे अगर आप अपने लैपटॉप को ऑन रखोगे और माइनिंग करोगे तो 0.000000001 कहीं जाके कोई बिटकॉइन जनरेट होगा। मतलब 24 घंटे में एक बिटकॉइन तो छोड़ो, 1.01% बिटकॉइन आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब बहुत हैवी सिस्टम चाहिए एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप इन जनरल, इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ो, इन जनरल इसके बारे में पढ़ना, जानकारी लेना, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक चीज है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो को बैन कर दिया था। आरबीआई ने बोला कि क्रिप्टो इज बैंड इन इंडिया, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पूरी तरीके से बैन लगाना बहुत एक्सेसिव है, बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रहा कि क्रिप्टो लीगल है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कह रहा है कि जो पूरी तरीके से आपने बैन लगा दिया है ये एक्सेसिव है, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट किया। और ये जो क्रिप्टो है इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार अभी तक कोई भी कानून लेकर नहीं आई है। सरकार वार्न करती रहती है, टाइम टाइम पे बोलती रहती है कि भैया ये जो क्रिप्टो है ये बहुत ही वॉलेटाइल है, ये हमारे यहाँ पे लीगल टेंडर के तौर पे यूज़ भी नहीं की जाती है, लेकिन अभी तक इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार कोई कानून नहीं लेकर आई है। हालांकि दिसंबर 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्म किया था कि हम एक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को तैयार कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है। जब ये तैयार होके आ जाएगा, कानून बन जाएगा, तब इस कानून के बारे में अपन पढ़ लेंगे। एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, ये पहली दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया है एज लीगल टेंडर। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज फीस या एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन हाँ, कंट्रीज की अगर बात करें तो एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन पहली दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया है एज लीगल टेंडर। फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक चीज है, फ्यूचर में इसके ऊपर खूब सारी बातचीत होगी, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इजी सेशन है, लेकिन ये सेशन ऐसा है जो कि आगे की फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। ये पूरा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आएंगी और आपको ऐसा भी लगेगा जैसे अपन क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अलग से एक 15-20 मिनट का सेशन बनाया जा सकता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतनी चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो मैं साथ के साथ बताते चलूंगा कि अदरवाइज भी ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा और पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।